मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफार्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे गोखले विधेयक सन 1911 ईस्वी की। गोखले विधेयक जो आया अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के संबंध में, जो प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, उसी के संदर्भ में वो आया। अगर आप आरटी एक्ट 2009 की बात करें, जो अप्रैल 2010 में लागू हुआ भारत में, अगर उसकी बात करें कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा किस प्रकार भारत में आया, तो उसके ऐतिहासिक क्रम में अगर हम देखेंगे तो वहाँ गोखले बिल जो है वह एक मील का पत्थर साबित होगा। अब गोखले बिल जो आया वो किस प्रकार से आया, तो अगर हम इस पे भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास की चर्चा करें कि भारत में जो राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ वो किस प्रकार से हुआ, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वैदिक काल में जो वेदों में सबसे पहले ये था कि राष्ट्रीय शब्द आया। सबसे पहले वेदों में राष्ट्रीय शब्द आया, जो संसार का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है वेद। तो वेद को संसार का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है और उसमें सबसे पहले राष्ट्रीय शब्द प्रयोग में लाया गया, या राष्ट्र का प्रत्यय सबसे पहले वेदों में आया। और वेदों के बाद अगर हम चर्चा करें, वेदों में ही जो प्रमुख उद्देश्य थे उसमें से एक था कि जो हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य है उसका हम निर्वहन करें, उसका हम पालन करें। तो जब तक वेदों पर आधारित शिक्षा प्रणाली थी तब तक उसमें एक प्रमुख उद्देश्य कि हमारे जो राष्ट्रीय कर्तव्य हैं उसका हम प्रमुखता से पालन करें। तो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में हमको राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध जो कराना था, वो जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली थी वह हमको करा रही थी। लेकिन वैदिक कालीन के बाद जो बौद्ध काल आया उसमें राष्ट्रीय कर्तव्यों के स्थान पर सामाजिक कर्तव्यों पर ज़्यादा ध्यान दे दिया गया। राष्ट्रीय कर्तव्यों को नगण्य मान लिया गया और वहाँ पे सामाजिक कर्तव्यों को परबल दिया गया। तो बल देने का मतलब ये हुआ कि हम राष्ट्रीय कर्तव्यों से विमुख होते चले गए, दूर होते चले गए, और परिणामतः क्या हुआ कि हमारे ऊपर मुगलों का शासन आ गया, यानी कि हम गुलाम हो गए। सामाजिक कर्तव्य और राष्ट्रीय कर्तव्य में अंतर को अगर आप समझेंगे तो राष्ट्रीय कर्तव्य का मतलब ये हमारा कर्तव्य है कि हम पूरे देश, यानी पूरा जो एक सीमा में बंधा हुआ हमारा देश है, वह भावनात्मक रूप से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि यह हमारा देश है। यानी भावना के तौर पर, भावनात्मक रूप से हम पूरे देश के लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जब सामाजिक कर्तव्यों के बोध की बात होगी तो सामाजिक कर्तव्यों के बोध में हम केवल जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हमारा क्या कर्तव्य है, केवल हम इस पर ध्यान देंगे, ना कि राष्ट्रीय कर्तव्यों के ऊपर हमारा ध्यान जाएगा। तो जो बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली आई उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह सामाजिक कर्तव्यों पर ध्यान ज़्यादा देने लगा और ना कि राष्ट्रीय कर्तव्यों पर। परिणामतः क्या हुआ कि एक जो नई शिक्षा प्रणाली आई वो बौद्ध शिक्षा प्रणाली आई, और उसका दूरगामी परिणाम ये हुआ कि हमारे ऊपर मुगलों का शासन स्थापित हो गया। मुगलों का शासन जब स्थापित हो गया हमारे ऊपर, इसी बीच जब 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से यूरोप से चल करके भारत आया, और वह प्रथम व्यक्ति था जिसने समुद्री रास्ते की खोज की थी यूरोप से भारत आने के लिए। और इस प्रकार से यूरोप और भारत के बीच में एक जो व्यापारिक समझौते, एक जो व्यापारिक आदान प्रदान होने चाहिए थे वो होने शुरू हो गए। जब समुद्री मार्ग का खोज वास्को डी गामा ने किया तो जो व्यापारिक लेन देन होता था, जो व्यापारिक समझौते होते थे, धीरे धीरे करके वो शुरू हो गए। और उसके बाद सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों ने यहाँ पे अपना व्यापार स्थापित किया। फिर डच आए, पुर्तगाली आए,
अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, डेन आए। इस प्रकार से इन तमाम यूरोपीय व्यापारियों ने भारत में आकर के अपना व्यापार आरंभ किया। और व्यापार करने के साथ साथ धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया कि 1757 ईस्वी में तो जो आने का क्रम पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, डेन, तो बाकी तो यहाँ ज़्यादा दिन तक अपने व्यापार को स्थापित करने के बाद वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पर अपने व्यापार को स्थापित कर लिया और बाकी छोड़ छोड़ के धीरे धीरे यहाँ से चले गए। अंग्रेज जब यहाँ स्थापित हो गए तो 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध में विजय के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अपने कुछ सैनिक होते थे जो कंपनी की सुरक्षा में लगे होते थे। उन्हीं सैनिकों के सहारे इन्होंने प्लासी और बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करने का परिणाम यह हुआ कि बिहार, अवध प्रांत और बंगाल पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। अब जब धीरे धीरे इन लोगों ने अपने साम्राज्य को विस्तार देना शुरू किया तो 1857 ईस्वी तक लगभग पूरे भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो चुका था। फूट डालो और राज करो नीति के अंतर्गत इन लोगों ने लगभग पूरे भारत पे अपना शासन स्थापित कर लिया। 1857 ईस्वी में ही एक सैनिक विद्रोह होता है जिसको कुछ विद्वानों ने, कुछ इतिहासकारों ने प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की संज्ञा दी है। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन भारत पे होता है और ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन भारत पे होने के पहले 1854 में जो डिस्पैच आया था जिसको आपने पढ़ा, उसमें बंगाल, कलकत्ता, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई जो लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर की गई थी। 1854 के उस डिस्पैच में हमने आपसे चर्चा किया था कि किस प्रकार से उन्होंने यह सिफारिश किया था कि लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर भारत में भी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए और उसी तर्ज पर 1858 ईस्वी में मद्रास, कलकत्ता और बंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। धीरे धीरे करके यहाँ पे जो यूरोपीय शिक्षा पद्धति थी इसको लागू कर दिया गया और यहाँ के जो मूल उद्देश्य थे, भारतीय शिक्षा के जो मूल उद्देश्य थे उसमें धीरे धीरे परिवर्तन किया जाने लगा। इस परिवर्तन के क्रम में अब हम देखेंगे कि जब 1858 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन डायरेक्ट हो गया तो अब उन लोगों ने भी शिक्षा के क्षेत्र में चर्चा करना शुरू किया। तो किस प्रकार से आपने देखा कि शिमला समझौता हुआ, लॉर्ड कर्जन की नीति आई, क्या आई, कैसे आई, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में कर चुके हैं। उसके बाद 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है और गठन होने पर उनका जो मूल उद्देश्य था स्वराज की स्थापना। तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन और उसमें स्वराज की स्थापना की मांग उनका मुख्य उद्देश्य था। 1886 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1886 ईस्वी में 85 में गठन होता है और 1886 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो कलकत्ता में होता है और जिसमें मदन मोहन मालवीय ने वहाँ पर एक नारा दिया, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। मालवीय जी ने वहाँ नारा दिया और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। 1889 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है नारा दिया। बस यहीं से ही राष्ट्रीय चेतना के जागरण का बिगुल बज जाता है। यानी मदन मोहन मालवीय ने हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान और लाला लाजपत राय ने स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, दोनों ने जब ये नारा दिया यहीं से राष्ट्रीयता का बिगुल बजता है। और 1893 ईस्वी में
जो बहुत ही चर्चित सन है। आपको याद होगा कि विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे और वहां पे देखा कि वहां की स्थिति जो है वो बहुत ही वैभवपूर्ण स्थिति है। तो उन्होंने सोचा, उनके दिमाग में यह आया कि यहाँ पे इतनी वैभवपूर्ण स्थिति है और भारत में अभी भी दीनहीन गरीब दुखियों की अभी भरमार है, पड़े बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो इसका कारण जो उनको समझ में आया, दो कारण समझ में आया। पहला कारण समझ में आया कि भारत देश अभी भी जो गुलाम है, उस गुलामी के कारण ही ऐसा हो रहा है। और दूसरा, उन्होंने इसको अशिक्षा माना। भारत लौटने पर स्वामी विवेकानंद ने युवकों से आह्वान किया और कहा, तुम्हारा सबसे पहला काम देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो कुछ भी बलिदान करना हो उसके लिए हमेशा तैयार रहना होगा। इन्होंने कहा कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए यहाँ के जो युवक हैं, यहाँ के जो नवयुवक हैं, यहाँ के जो युवा हैं, उनको हमेशा तैयार रहना होगा। उसके लिए उनको चाहे जो बलिदान देना पड़े, लेकिन इसके लिए उनको तैयार रहना ही होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है और धीरे धीरे लोग जागरूक होते हैं अपने अधिकारों के लिए कि हमारे भी कुछ अधिकार हैं। हम कब तक इस तरीके से उन लोगों की प्रताड़ना सहते रहेंगे? हमको स्वराज चाहिए, हमको स्वतंत्रता चाहिए, हमको गणतंत्रता चाहिए। तो लोग एकजुट होते हैं। 1898 ईस्वी में अब लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय बन करके आता है और लॉर्ड कर्जन ने ही शिमला समझौता किया, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के द्वारा नई शिक्षा नीति 1904 की घोषणा की और जिसका गोपाल कृष्ण गोखले ने भरपूर विरोध किया। गोपाल कृष्ण गोखले उस समय केंद्रीय धारा सभा में सदस्य थे और वो भारत में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा चाहते थे। तो उन्होंने लॉर्ड कर्जन के इन प्रस्तावों का, इन सुझावों का और इन शिक्षा नीतियों का भरपूर विरोध किया। 1905 ईस्वी में आपको ऐतिहासिक रूप से पता होगा कि जो ही बड़ी ही महत्वपूर्ण तारीख है, बहुत ही महत्वपूर्ण सन है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन करते हैं और 1905 ईस्वी में ही कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होता है और इस कलकत्ता अधिवेशन में बंगाल विभाजन का पूर्णतः विरोध करने का प्रस्ताव पास किया जाता है और तत्कालीन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया जाता है। यानी जो सन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन करने का निर्णय लिया, उसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने घोर विरोध करना प्रारंभ किया और इस घोर विरोध करने का परिणाम यह हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन करने का निर्णय लिया। इस राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख मुद्दे थे वो 4 प्रमुख मुद्दे थे, जिसमें जो पहला था वो स्वराज की प्राप्ति, दूसरा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, तीसरा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और चौथा राष्ट्रीय शिक्षा की मांग। तो ये जो राष्ट्रीय आंदोलन था, इस प्रकार से जो ये राष्ट्रीय आंदोलन था, जो अवधेश यादव फ्लाइट मोड पे नहीं किया था क्या? अब फ्लाइट मोड, अब अगर फ्लाइट मोड में कर देते तो बताता वक्त है ना। इस प्रकार से
राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख 4 मुद्दे थे, उसमें जो पहला मुद्दा था, 4 मुद्दे इसमें प्रमुख रूप से रखे गए। इसमें था कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा की मांग और स्वराज की प्राप्ति। ये प्रमुख 4 मांग थे जो 1905 बंगाल विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने आंदोलन में रखा। इस प्रकार से लोगों के बीच 1911 ईस्वी में बंगाल का विभाजन का जो निर्णय था, लॉर्ड कर्जन को या ब्रिटिश पार्लियामेंट को वापस लेना पड़ा। फलस्वरूप अब आंदोलन कुछ ढीला हो गया। आंदोलन ढीला होने के बाद सन 1914-15 ईस्वी में गांधी जी अफ्रीका से भारत आते हैं और वे 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन, 1919 में असहयोग आंदोलन, 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की जो मांग की गई उसका प्रस्ताव पारित किया गया। 1930 ईस्वी में नमक कानून के विरोध में आंदोलन गांधी जी ने किया। 1932 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया गया और फलस्वरूप 1947 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। तो इस प्रकार से जो ऐतिहासिक क्रम है, गोखले विधेयक 1911 या हम कह सकते हैं जो हमारा आरटी एक्ट आया 2010 में लागू हुआ, उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो गोखले बिल 1911 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब गोखले बिल किस प्रकार से आया, अगर इस पर चर्चा किया जाए तो 1905 ईस्वी में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसमें हमारी जो मांग थी कि स्वदेशी वस्तुओं का हम प्रयोग करें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक लागू हो, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की एक मांग की गई और स्वराज की मांग की गई। इतनी 4 मांगें हम 1905 का जो बंगाल विभाजन था उसके फलस्वरूप जो एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन में ये मांग 4 प्रमुख मांग रखी गई। इसी क्रम में अगर आगे देखें तो 1910 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है इलाहाबाद में और जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है नागपुर में, उसमें कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया जाए। यानी 1910 ईस्वी में कांग्रेस का इलाहाबाद और मुस्लिम लीग का नागपुर अधिवेशन मांग किया गया कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने के लिए प्रस्ताव जो है वो पारित किया जाए। गोपाल कृष्ण गोखले उस समय स्नातक उत्तीर्ण थे। वो इसके बारे में बहुत भली भांति परिचित थे और वो केंद्रीय धारा सभा के सदस्य भी थे। तो उन्होंने एक प्रस्ताव बना करके, देखिए थोड़ा सा चर्चा यहाँ हम इसका करेंगे कि प्रस्ताव, विधेयक और अधिनियम में अंतर होता है। प्रस्ताव क्या होता है कि आज के डेट में जो हमारी संसद चलती है या जो हमारा विधानसभा चलता है, तो इसमें अगर किसी ने अपना कुछ मांग रखा तो उसी को प्रस्ताव कहा जाता है। तो मांग रखने को प्रस्ताव कहा गया और प्रस्ताव पे थोड़ी बहुत चर्चा होने के बाद अगर उसको स्वीकार कर लिया गया तो वही विधेयक बन जाता है और फिर विधेयक पे लंबी चर्चा होती है और जब लंबी चर्चा होने के बाद अगर वो पास होता है तो उसी को अधिनियम कहा जाता है। तो प्रस्ताव, विधेयक और अधिनियम में आप अंतर समझिएगा, तभी इसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले होता क्या है कि
1906 ईस्वी में बड़ौदा नरेश सियाजी राव गायकवाड़ वो अपने जो बड़ौदा स्टेट था उसमें अपने संसाधनों के द्वारा वहाँ पे अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान उन्होंने किया 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में बड़ौदा के नरेश सियाजी राव गायकवाड़ ने अपने संसाधनों के द्वारा अपने शासित क्षेत्र में उन्होंने अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया। इस प्रकार से गोपाल कृष्ण गोखले ने देखा कि सीमित संसाधनों के द्वारा यदि ये बड़ौदा नरेश अपने क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं तो ये सरकार क्यों नहीं कर सकती है। इसी के परिप्रेक्ष्य में गोपाल कृष्ण गोखले ने एक प्रस्ताव बनाया अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के संबंध में, जो 1910 ईस्वी में 19 मार्च 1910 ईस्वी को 19 मार्च 1910 ईस्वी को केंद्रीय धारा सभा में इसको लाया गया। ये क्या था? गोखले बिल था। ये क्या था? ये गोखले बिल था। तो हमने बताया कि बिल पे थोड़ी सी चर्चा या प्रस्ताव, गोखले बिल कह सकते हैं या गोखले प्रस्ताव कह सकते हैं, इसी को प्रस्ताव कह सकते हैं। गोखले प्रस्ताव, गोखले प्रस्ताव आया 19 मार्च 1910 ईस्वी को और इस पे चर्चा हुई और थोड़ी सी चर्चा होने के बाद कि प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था पूरे देश में निःशुल्क की जाए। और यह जो इसमें जो आयु वर्ग रखा गया था प्राथमिक शिक्षा से वो 6 से 10 वर्ष। इसको याद रखिएगा कि गोखले ने जो प्रस्ताव पास किया था उसमें जो आयु वर्ग था प्राथमिक शिक्षा के लिए वो क्या था? तो 6 से 10 वर्ष था। कब आया? 19 मार्च 1910 ईस्वी को आया। इसमें जो कहा गया कि जो राज्य सरकार, जो स्थानीय सरकार हो और जो प्रांतीय सरकार हो, उसका जो खर्चा हो वह 1:2, यानी स्थानीय निकाय और प्रांतीय सरकार, इस पे जो खर्चा आवे वो 1:2 के अनुपात में वहन करें। यानी गोखले ने जो प्रस्ताव पेश किया था उसमें जो स्थानीय निकाय हों उसको 1 अगर खर्चा करना है तो प्रांतीय सरकार को 2 खर्चा करना है। यही उन्होंने अपने उसमें रखा। इस पे थोड़ी सी चर्चा के बाद, इस प्रस्ताव पे थोड़ी चर्चा के बाद इसको क्या हुआ? विधेयक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और 16 मार्च 1911 ईस्वी 16 मार्च 1911 ईस्वी को इसको फिर से केंद्रीय धारा सभा में एक विधेयक के रूप में पेश किया गया। ये क्या हुआ? एक विधेयक के रूप में इसको पेश किया गया और यह विधेयक क्या हुआ? पास नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय वहाँ पे अंग्रेज़ों की जो थी वो बहुमत थी, इसलिए इसको पास नहीं होने दिया गया। और पास नहीं होने दिया गया तो इसमें और क्या प्रावधान थे? इसमें एक प्रावधान ये भी था कि पहले जो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हो बालकों के ऊपर हो और बाद में धीरे धीरे क्या किया जाएगा, इसको बालिका के ऊपर भी पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के संबंध में एक लंबी ऐतिहासिक रणनीति रही, एक लंबी ऐतिहासिक क्रम रहा। उस क्रम में जो गोखले विधेयक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। और हमको केवल यहाँ ये याद रखना है कि इसका जो आयु वर्ग था वो 6 से 10 वर्ष था। 19 मार्च 1910 ईस्वी को ये गोखले प्रस्ताव आया। 16 मार्च 1911 ईस्वी को यह विधेयक के रूप में पेश किया गया। पहले यह बालक के ऊपर और फिर बालिका के ऊपर इसको किया जाए। स्थानीय निकाय और प्रांतीय सरकार 1:2 के अनुपात में पैसा व्यय करें। तो इस प्रकार से ये गोखले बिल जो आया वह अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। जो जब बाद में आप देखेंगे कि भारत स्वतंत्र होता है
तो वहाँ पे जब हमारा संविधान का निर्माण होता है तो उसमें एक धारा, एक अनुच्छेद जोड़ा जाता है, अनुच्छेद 45, और उसमें कहा जाता है कि भारत में जो भी सरकार होगी वह आने वाले 10 वर्षों में भारत में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेंगी। और ये अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ था, जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है भाग 3 में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक ऐतिहासिक रूप से बहुत लंबे समय से हम मांग करते आ रहे थे कि किस प्रकार से हमको प्राथमिक शिक्षा के स्तर में भारत में एक प्रावधान मिले, और वह जाकर के 2010 में मिला। तो गोखले बिल, गोखले प्रस्ताव पे आप जो 4-5 बातें महत्वपूर्ण हैं उसको आप याद रखिएगा। इसके आगे की क्लास में चर्चा हम फिर करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।